दोस्तों, मैं आज पुनः अपना ये वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए पुनः उपस्थित हो गया हूँ। मैं विकास सिंह सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। और आज हम बात करते हैं नए नए मुद्दों के साथ और स्टार्ट करता हूँ मैं इस नए पॉइंट के साथ। और ये पॉइंट है पैडी मिलिंग ऑन इन तेलंगाना। तो इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं कि धान की जो मिलिंग है, मतलब कि कहाँ पे आपका तेलंगाना में वहाँ ऑन कर दी गई है। तो मुद्दा क्या है भाई? तो मुद्दे की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले न्यूज़ की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि क्या हुआ गया है। कि पहले कुछ मुद्दों में क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है आपका बोल दिया था कि जो आपका तेलंगाना में जो पर बॉइल्ड राइस की जो यहाँ पे खेती होती है, तो उसको हम लोग जो है अब हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग को परचेस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत मात्रा में है। तो वहाँ पे हुआ ये था कि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट थी, तो उन लोगों ने धरना भी दिया था कि नहीं यार, ऐसा ना करो यार, है ना, हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें हुई थी। और चूंकि तो फिर क्या हुआ था, तो अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ समय में क्या हुआ है कि जो धान का जो स्टॉक हो गया है हल्का कम प्रतीत होने की वजह से पैडी की मिलिंग को तेलंगाना में क्या कर दिया गया है, ऑन कर दिया गया है। अब पैडी की मिलिंग को वहाँ पे ऑन कर दिया गया है, तो उसके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक शब्द ये लिखा हुआ है यार कि यहाँ पे पर बॉइल्ड राइस की बात आती है। तो बात कर देते हैं कि ये पर बॉइल्ड राइस क्या होता है यार, है ना। राइस तो सुना भाई, ये पर बॉइल्ड राइस का होता है तेलंगाना। इसका क्या संबंध है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे मतलब कि पर बॉइल्ड राइस की खेती हम लोग करते कैसे हैं, है ना। बॉइल्ड शब्द आ रहा है, क्या उबाल की खेती करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मुद्दे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट में बताता हूँ आपको एक्चुअल में है तो है क्या, है ना। तो देखिए होता क्या है कि सर्वप्रथम वहाँ पे धान की खेती होती है। और धान की खेती होने के बाद क्या होता है कि जो ये धान होता है, तो धान को अपन लोग इस मुद्दे से कि वो धान टूटे ना, है ना। पर बॉइल्ड का मतलब क्या होता है, वो लोग एक सिस्टम अपना, मतलब कि अपना एक बढ़िया जुगाड़ बोलते हैं ना भाई, भारत जुगाड़ का देश है। तो क्या है कि वहाँ पे क्या है कि धान को उबाल दिया जाता है। उबालने के बाद जब उसकी मिलिंग होती है, तो क्या होता है, धान के टुकड़े नहीं होते हैं। जब चावल बनता है टुकड़े नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब धान हम लोग वहाँ पे मिलिंग में लेके जाते हैं मिल में, तो धान के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इसके माध्यम से धान के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, तब इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि भाई जो ये क्या होता है, जो ये पर बॉइल्ड राइस होता है, ये क्या होता है, ये पार्सली कुकड होता है, हल्का कुकड होता है, हल्का पका हुआ होता है, जिसके कारण से जब मिलिंग होती है तो क्या होता है, ये कम टूटता है ना। और इसका प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके प्रोसेस के बारे में जब आप बात करते हैं, तो प्रोसेस में क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा, पैडी सबसे पहले लेंगे, उसका हम लोग क्लीनिंग करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, उसको हम लोग पानी में हम लोग सोकिंग करेंगे पानी में 8 घंटे के लिए। फिर क्या करेंगे, ड्रेनिंग करेंगे, और फिर आपका स्टीमिंग 20 मिनट के लिए उसको स्टीम किया जाएगा, भाप में स्टीम करते हैं हम लोग। फिर क्या क्या धीरे धीरे उसको हम लोग सुखा लेते हैं। सुखवाने के बाद 1 घंटे सुखवाते हैं पूरा, मतलब कि पूरा ही सूखा कर लेते हैं करीब करीब, है ना। और उसमें थोड़ा बहुत ड्राइड पैडी में थोड़ा बहुत 14% मॉइस्चर भी होता है, ऐसा नहीं कि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। तो इस तरीके से उसको लोग मेंटेन कर लेते हैं। ऐसे उसके क्या कर देते हैं, प्रोसेस होता है ये पर बॉइल्ड राइस बनाने का। ठीक है, अब आगे भाई होता क्या है, इसमें क्या क्या समस्याएं होती है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राइस वेराइटीज़ सुटेबल फॉर पर बॉइलिंग, तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है इसके बारे में लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं ना। हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ एडवांटेज भी होंगे यार और डिसएडवांटेज भी होंगे। गवर्नमेंट काहे के लिए नहीं ले रही है और ये एडवांटेज क्या हो रहा है, तो इन दोनों को हम लोग बात करेंगे। तो एडवांटेज में हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें आपका जो चावल टूटते कम है भाई, ब्रेकिंग कम होती है चावल की, है ना। खड़े खड़े चावल अपन को मिल जाते हैं बढ़िया एकदम साबुत। और क्या होता है दूसरा, पर बॉइलिंग आल्सो इंक्रीज न्यूट्रिएंट, इसमें जो क्या होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक होती है इन चावलों में, न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक होती है। और अगला हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ये रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड फंगी, इसमें फंगी कम लगते हैं और आपके कीड़े नहीं लगते हैं इस चावल में। और जब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो ये होता क्या है भाई, इसका रंग थोड़ा काला हो जाता है, मतलब थोड़ा धुंधले कलर का, थोड़ा मतलब कि अच्छा कलर इसका नहीं होता, चमकीला नहीं होता है ना। और क्या होता है, जैसे धुल नहीं देते, जैसे गेहूँ धुल दिए आप तो गेहूँ का कलर डाउन हो जाता है ना, चावल धुले चावल का कलर डाउन हो गया, ऐसा करके। तो बिसाइड सेटिंग अप परबोलिंग राइस मिलिंग यूनिट रिक्वायर्स अ हायर इन्वेस्टमेंट देन अ रॉ राइस मिलिंग यूनिट। ठीक है, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, इनको आप देख लेंगे। अगला मुद्दा क्या आता है कि यही मुद्दा है, मतलब इसमें देखते हैं कि क्या आता है कि वाई वॉज द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू स्ट्रिप परचेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय काहे के लिए लिया था कि हम लोग इसको परचेस नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे में काहे के लिए ये निर्णय लिया गया था, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि हुआ ये था कि
गवर्नमेंट ने बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक कर लिया था, क्योंकि स्टॉक अधिक मात्रा में हो गया था, इसीलिए परचेस करना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कि हम आप इसको नहीं लेंगे। और क्योंकि ये जो परबॉइल्ड राइस होता है, ये पीडीएस सिस्टम में भी लोग इसका डिमांड नहीं है भाई, है ना, इसको लोग नहीं चाहते हैं, पीडीएस सिस्टम में अच्छा नहीं लगता है उनको, तो ये क्या कहा गया कि पीडीएस इसको बंद कर देते हैं हम लोग। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे दिक्कतें क्रिएट होती हैं, है ना। तो क्या होता है, हम लोगों को पता है कि हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स लेके आते हैं। द मिनिस्ट्री पेग्स द परबॉइल्ड राइस डिमांड एट 20 LMT पर एनम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो पीडीएस सिस्टम लेके चलते हैं 2013 के अंतर्गत में, खाद क्या बोलते हैं उसको हम लोग यार, है ना, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है कि लोग नहीं लेंगे इस चावल को, ऐसा है ना, लो क्वालिटी होती है। और चूंकि तेलंगाना में खुद ही इसका उत्पादन होता है, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, तो वहाँ के लोग इसको नहीं खाते हैं, मात्र बेचने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ऐसा है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स निकाले गए, है ना। और अब बात ये आती है भाई कि हम लोग चावल के बारे में बात करते हैं। चावल चूँकि आप सबको पता होगा कि ये किसकी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। क्योंकि अभी का जो सीज़न है, जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी जून जुलाई अगस्त तक में धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि जो खरीफ फसल होती है और कुछ रबी के फसल होते हैं, तो इनके अलग अलग रबी के फसलों के नाम बताइए और खरीफ के फसलों के आप नाम बताइए, है ना। और इसके माध्यम से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला मुद्दा क्या आता है, इंडिया ओमान टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। अब क्या हुआ कि इंडिया, भारत और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, उसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा है अल नजाह, है ना। अल नजाह नाम का एक हमारा ओमान के साथ में क्या हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। तो इसके साथ साथ हम लोग उसके साथ पूरे के पूरे चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, द टू कंट्रीज अक्रॉस द अरेबियन सी आर लिंक्ड बाय जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड एंजॉय वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशंस विच आर एट्रीब्यूट टू हिस्टोरिकल मेरीटाइम ट्रेड लिंकेज। मतलब कि वो हमारे साथ क्या करती है, समुद्री माध्यम से भी जुड़ी हुई है और हमारे साथ वह मतलब कि लिंक है। तो हमारे मतलब कि हमारे भी कुछ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे डिफेंस रिलेशंस भी हैं उसके साथ में। तो डिफेंस रिलेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी, तो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो है कि हम लोग जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी के माध्यम से हम लोग हर साल लगभग क्या करते हैं कि हम लोग ओमान के साथ में जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 2018 के बाद से हम लोगों ने किया था कि हमको 9th करना था, है ना। तो 9th हमको 2018 तक हम लोगों ने 8 किया, नहीं सॉरी यार, द मीटिंग ऑफ द 9th JMCC वॉज हेल्ड इन ओमान 2018 में हुआ था, 2018 में मतलब कि ये हुआ था। बाकी 2019 में हमको अगला करना था, बाकी ये पेंडेमिक जो आ गया 1920 के बाद से, तो फिर क्या किया कि हम लोगों ने उसको थोड़ा का थोड़ा स्टॉप कर दिया। और फिर क्या कर दिया कि अभी 2022 में अभी ये एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई कि कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं हमारे और ओमान के बीच में। तो अल नजाह ये आर्मी एक्सरसाइज है ना, मतलब कि आपका सैन्य अभ्यास है आपका, ये आपका मतलब कि सॉरी आर्मी जो मिलिट्री अभ्यास है ये वाला है। और आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज में आपका ईस्टर्न ब्रिज, मतलब कि पूर्वी पुल, अपनी भाषा में याद करिए, है ना। तो ये क्या है आपका एक्सरसाइज जो आपका एयरफोर्स वाला है वो ईस्टर्न ब्रिज। एंड नवल एक्सरसाइज की बात करेंगे, मतलब कि नौसेना वाला, वह है आपका नसीम अल बहर, ठीक है। और बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस भी हैं उसके साथ, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी हैं हमारे उसके साथ में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो है इंडिया है इज़ एमोंग ओमान्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब कि क्या है, ओमान का इंडिया जो है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है ना। देखिए अब यहाँ पे भी और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए क्या है कि जो भारत जो है वह ओमान के लिए 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट, मतलब आयात करने के लिए, मतलब कि जो वो आयात करता है सामान अपने यहाँ ओमान, तो उसके लिए 3rd लार्जेस्ट सोर्स है भारत, है ना। किसके बाद में भारत का नाम आता है, 3rd में UAE के बाद में, और आपका चाइना के बाद में आपका भारत का नाम आता है। और हम लोग बात करते हैं कि एंड 3rd लार्जेस्ट मार्केट फॉर इट्स नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट करता है तो नॉन ऑयल मतलब कि बिना तेल के अलावा अन्य चीज़ों का जो ये क्या करता है एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें भी 3rd स्थान है किसका, भारत का, मतलब कि लेने के लिए, एक्सपोर्ट करने के, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात, है ना। तो निर्यात करता है तो भारत भी तीसरे नंबर पे आता है UAE, और आपका सऊदी अरब के बाद जो आपका तेल के अलावा अन्य चीज़ों को लेता है ना। किससे आपका लेता है, ओमान से लेता है ना। अब बहुत सारे हमारे क्या है, हमारा ओमान के साथ में
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। हमारे जो लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं भारतीय नागरिकों ने वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ डाली हैं, जैसे कि स्टील कंपनी डाल दिया हम लोगों ने, सीमेंट कंपनी डाल दिया हम लोगों ने, उर्वरक मतलब कि आपका टेक्सटाइल हो गया, सॉरी फर्टाइल हो गया, और आपका हम लोगों ने टेक्सटाइल का भी हम लोगों ने वहाँ पे अपना कंपनी डाला है। तो हम लोगों ने मतलब कि वहाँ की जीडीपी में भी हम लोग अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं यार, ठीक है। अब देखिए अगली बात में हम लोग क्या बात करते हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि इंडियन कम्युनिटी इन ओमान, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग मतलब करीब 6.2 लाख 6.2 लाख इंडियन इन ओमान, वहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं भाई, है ना, बहुत सारे लंबे समय से रह रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ मुद्दा है। और क्या होता है हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के भारतीय 45,000 बच्चे जो है वहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे हमारे यहाँ का CBSE पैटर्न सिलेबस चल रहा है, वहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं CBSE पैटर्न में, ठीक है। तो ऐसा मुद्दा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं, इनको ध्यान देना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई व्हाट इज़ ओमान स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि जो ये रणनीतिक जो सिग्निफिकेंस से फ़ायदे हैं हमारे ओमान के माध्यम से, तो उसको भी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से है। तो देखिए होता ये है कि ओमान इज़ द गेटवे ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। आप देखेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हॉर्मुज़ की खाड़ी कहाँ पे है, तो आपको हॉर्मुज़ की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। देखिए ये है आपका हॉर्मुज़ की खाड़ी, आपको ये देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, है ना। तो ये क्या है आपका, जो आपका ये ओमान है, तो ओमान क्या है आपका हॉर्मुज़ की खाड़ी का गेटवे है, क्या है ये आपका गेटवे है। और हम लोग देखते हैं कि क्या है कि हम लोग और भी कुछ मुद्दों के बारे में बात करते हैं। देखिए डिफेंस कॉपरेशन और इस स्ट्रेटेजी, कहाँ यहाँ पे आ गए हम लोग। देखिए अब अगला मुद्दा क्या आता है, ओमान इज़ द ओनली कंट्री ऑफ गल्फ रीजन विथ, मतलब कि ओमान एक ऐसी मात्र एक कंट्री है जिसके माध्यम से हमारा जो हमारे साथ भारत के साथ पूरे के पूरे सैन्य अभ्यास आयोजित करती है। वो भी कहाँ पे, आपका पश्चिमी जो एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनमें से मात्र कौन सी कंट्री है आपका, मात्र ये ओमान ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ सभी सैन्य अभ्यासों को आयोजित करती है। मतलब कि अच्छा मुद्दा है, मतलब अच्छी कंट्री है जो हमारे साथ ऐसी चीज़ों पे भाग ले रही है। और ओमान की बात करते हैं तो ओमान जो होती है वह हमेशा क्या करती है, वह इंडियन ओशियन नेवल सिम्सम में भाग लेती है। मतलब कि क्या करती है, हिंद महासागर के जो नौसैनिक जो सिम्सम होता है तो उसमें हमेशा भाग लेती है। कौन भाग लेती है, क्या नाम है इसका, आपका ओमान। देखिए अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे हम लोग का एक मुद्दा और आता है कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया है, अपना एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। द स्ट्रेटेजिक मूव टू एक्सप्लेन द फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशियन रीजन, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड एक्सेस टू द पोर्ट ऑफ दक्कम। हम लोगों ने दक्कम में, दक्कम कहाँ भाई, दक्कम वहीं पे स्थित है, तो हम लोग दक्कम ने, देखिए दक्कम के पहले बात कर लेते हैं कि दक्कम है तो है कहाँ, तो क्या है आपका साउथ ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ ओमान। तो ओमान के साउथ ईस्टर्न में, मतलब कि आपका दक्षिण पूर्वी हिस्से में क्या है आपका, ये आपका पोर्ट ऑफ दक्कम है। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन की, मतलब वहाँ पे ये उपस्थित है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका दक्कम जो है तो है कहाँ, है ना, दक्कम की हम लोग बात करते हैं। देखिए ये आपका हो गया क्या, देखिए ये हो गया ईरान वाला पोर्शन हो गया, ये आपका यहाँ पे जाएंगे आप तो ये अंदर आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया, और ये हमारे लिए क्या बन जाता है, दक्कम, ठीक है। तो जो दक्कम पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका इधर क्या हो गया, अरब सागर हो गया, और आपका हिंद महासागर से लगा हुआ पूरा का पूरा पार्ट होता है। तो आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि ये जो हमारे लिए काहे के लिए और महत्वपूर्ण होता है, तो ये बाहर से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए भारत जो पूरा का पूरा जो ये क्या बोलते हैं, जो चाइना है, तो चाइना का एक इनिशिएटिव है जो पूरे के पूरे भारत को घेरे हुआ है। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मतलब होता है मोतियों की माला। क्या है आपका, मोतियों की माला, एक उसका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको हम लोग मोतियों की माला भी बोलते हैं, है ना, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। उसके माध्यम से उसने पूरे भारत को फिर बहुत जगहों पे अपना क्या है, अपना क्षेत्र फैलाया हुआ है, उनके पोर्टों में, मतलब बहुत जगहों में रह के अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है, अपना व्यापारिक भागीदारी क्रिएट कर रहा है ना। तो क्या होता है, इस तरीके से चाइना ने अपना विस्तार किया है, और इस तरीके से वो हमको मतलब कि दबाने का प्रयास करता है। बाकी भारत भी बहुत चालाक है, तो चूँकि भारत हमारा देश है तो चालाक तो होगा ही। तो क्या है कि भारत ने भी एक बढ़िया एक चेन बना लिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। तो उसने स्ट्रिंग ऑफ मोतियों की माला बनाई, हम लोगों ने हीरा से ला दिया। हम लोगों ने क्या बना दिया, हम लोगों ने बना दिया नेकलेस ऑफ डायमंड। तो हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने चाबहार पोर्ट ईरान में, हम लोगों ने मंगोलिया में, हम लोगों ने वियतनाम में, हम लोगों ने जापान में, हम लोगों ने चंगी सिंगापुर में, हम लोगों ने इंडोनेशिया में, और आपका दक्कम में, और आपका यहाँ पे देखिए आपका
सेचेल्स में हम लोगों ने पोर्ट स्थापित किए और वहाँ पे अपने अड्डों को स्थापित किया। इस माध्यम से हम लोगों ने क्या बना दिया, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के स्ट्रिंग ऑफ पल्स से बचने के लिए, मतलब उसकी जो ये इस क्षेत्र में जो अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए जो ये काम कर रहा है, तो हम लोग भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने जो सैन्य अड्डे हैं, फिर तरह तरह के जो अपनी क्या बोलते हैं कि स्थिति को मजबूत करने के लिए हम ये सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आगे मुद्दा ये आता है, अब देखिए ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, अगला मुद्दा आता है HAL टू सप्लाई 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टू आर्म्ड फोर्सेस। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि देखिए क्या है आपका HAL का फुल फॉर्म क्या होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो होगा वो आपका भारत को 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देगा। किसको आपका देगा, आर्म फोर्स को देगा। तो देखिए इसके बारे में आपको बात बता देता हूँ कि देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो देने वाला है वह किसके सहयोग से स्थापित करेगा, वो स्थापित करेगा आपका, वो करेगा रसिया के सहयोग से स्थापित करेगा। उसका नाम क्या है, KA-226T हेलीकॉप्टर टू बिल्ड विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम रसिया। और हम लोगों ने क्या किया है, आर्मी लुकिंग टू एक्वायर 11 मोर अपाची अटैक हेलीकॉप्टर। हम लोग जो है हम लोग यूएसए मतलब कि क्या हो गया आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग 11 और अपाची जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं उसको हम लोग मतलब कि मांग कर रहे हैं, मतलब कि सॉरी उससे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वो अपाची हेलीकॉप्टर्स को हमको और दे। क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ क्या किया था कि हम लोगों ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया था कि वो हमको 39 मतलब कि 39 ये आपका अपाची देगा और करीब करीब वो हमको 29 दे चुका है ना, 28 दे चुका है, 28 दे चुका है, वो 11 बचता है। तो 11 हम लोग बोलते हैं कि आप हमको अपाची हेलीकॉप्टर दीजिए। ऐसा करने के बाद हम लोग और क्या बोलते हैं भाई उसको कि देखिए हम लोग उससे बात करते हैं 6 और अपाची हेलीकॉप्टर के लिए। तो 6 और अपाची हेलीकॉप्टर की हम लोग जो बात करते हैं उसका और अधिक मूल्य कितना हो जाएगा, $800 मिलियन उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बातें आती हैं और हम लोग बात करते हैं यार इसके मध्य में कि भाई हमारे यहाँ तो और भी तो कुछ ये अटैक वाले जो ये क्या होंगे आपका हेलीकॉप्टर्स होंगे भाई। तो हाँ हमारे पास हैं, बाकी क्या हो बहुत पुराने हो चुके हैं यार, करीब ये 40 मतलब 60-70 साल पुराने हो गए हैं, है ना। स्वतंत्रता के बाद से हम लोगों ने लाया था, करीब अभी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तब से हम लोगों ने लाया था। उनके नाम है आपका चीता और आपका जो चेतक है, इनको हम लोग रिप्लेस करने के प्रयास में लगे हैं यार, क्योंकि ये बहुत पुराने भी हो चुके हैं ना। तो अब देखिए अब चूँकि इन्होंने अभी हमारा साथ दिया है, बाकी हम लोग कुछ नया लाने के प्रयास में है कि हम लोग अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। देखिए अब एक मुद्दा आता है PMLA वर्डिक्ट हर्डल फॉर अंडर ट्रायल्स। देखिए तो PMLA मतलब कि देखिए PMLA का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, है ना। मैं हिंदी में बताता हूँ, आप इंग्लिश में बताइएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका, देखिए पहले मैं इसका इंग्लिश में याद कर लूँ क्योंकि पूरा याद है नहीं मुझे। PMLA का है आपका प्रिवेंशन है ना। तो क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग संरक्षण अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग संरक्षण अधिनियम। आप लोग इंग्लिश में बताइए, है ना, आधा तो मैंने बता ही दिया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग संरक्षण अधिनियम की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसमें होता ये है भाई, PMLA में मैंने आपको पूरा का पूरा वैसे भी दो वीडियो में मैंने पढ़ाया है, तो यदि आपको देखना है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं कि PMLA में भाई है तो है क्या। ठीक है, तो क्या है कि भाई इसमें ये कहा गया है कि जो अंडर ट्रायल्स हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के प्रयास के संबंध में इसमें कुछ कहा गया है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें जो हमारे जो देश के जो मुखिया लोग हैं, मतलब कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, नेता लोग हो गए, तो इन्होंने इसमें बहुत संबंधित मतलब कि अपना एक 545 पेज का जजमेंट जारी किया है कि भाई उसमें आप लोग जो क्या हो रहा है, जो PMLA के अंतर्गत में जो इतने आप लोग केसेस डाल रहे हैं, तो क्या है तो उनको जो क्या किया जाए भाई, उनको भाई जल्दी से जल्दी उनको जो अपन लोग वो नहीं कर देते हैं, अंडर ट्रायल में रखे रहते हैं, तो उनको जल्दी से वो करने का, बेल देने का प्रावधान करो भाई, है ना। कि भाई जो ज़्यादा मतलब कि खतरनाक वाला मुद्दा है उसको सामने रखिए, बाकी जो नॉर्मल है उसके लिए थोड़ा मतलब ऐसे कुछ पॉलिसीज़ बनाने के लिए कहा गया है ना, कन्फर्म अभी नहीं है। बाकी देखिए अब हम लोग बात करते हैं यार कि इसमें ये कहा गया है कि इनको अंडर ट्रायल में जो है, तो अंडर ट्रायल में जो लोग हैं उनके लिए आप कुछ वर्डिक्ट करने का प्रयास किया गया। तो इसके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रिजन रहते हैं, तो प्रिजनर्स जो होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि अंडर ट्रायलिंग होता है, इंडियन प्रिजन्स फेस 3 लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल
कंट्रीज। देखिए क्या होता है, ओवर क्राउडिंग की समस्या होती है। काहे के लिए उनको मतलब कि कहा जाता है यार कि उनको धीरे धीरे उनको वहाँ से छूट मिले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, वो आएगा बीच में। बाकी मैं पहले बता दूं कि भैया इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो पीएमएलए में जो लोग फंसे हुए हैं तो उनको यार हम लोग छोड़ दें, और मतलब कि छोड़े नहीं, मतलब अंडर ट्रायल में, तो अभी उनको हम लोग बेल दे दें या फिर कुछ करें, फिर जेल से बाहर रखें और उसके बाद उनको ले लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हमारे भारत में टोटल मिला के अभी अंडर ट्रायल के जो केसेस हैं करीब करीब 6.1 लाख, करीब करीब 6,10,000 केसेस हैं। और करीब करीब मैं आपको बता दूं कि इसमें से ट्रायल केसेस तो हैं, मतलब कि चल रहे हैं, इतने केस चल रहे हैं कंटिन्यू रूप से, अभी अंडर ट्रायल में नहीं, इतने चल रहे हैं। और उसमें से करीब 80%, इसका 80% करीब 4,80,000 के ऊपर आएगा दोस्तों, है ना। तो 4,80,000 से अधिक केस जो है आपका वो अंडर ट्रायल में है। तो देखिए जब इतने लोग अंडर ट्रायल में चलेंगे तो कि सिस्टम कैसे फॉलो हो पाएगा। इसीलिए भारतीय सरकार कहती है कि भाई साहब इनके लिए आप क्या करें, वर्डिक्ट हर्डल 2, इनके जो हर्डल्स हैं तो उनको कम करिए, और यदि आप मतलब कि सही तरीके से निर्णय ले लेके फिर उनको बुलाइए और काम कराइए। ऐसे में क्या होगा कि इनके अधिकारों का भी हनन होता है ऐसा करके। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वायलेंट केसेस भी होते हैं इनके साथ में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि ऐसा करके कि हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया, इसके बारे में एनसीआरबी ने भी अपना रिपोर्ट जारी किया था। देखिए हम लोगों ने बताया कि वर्ष 2016 में हमारे यहाँ टोटल कितने प्रिजनर्स थे, 4,33,000 करीब करीब थे, है ना, 33 भी थे, और जिसमें से करीब करीब 61% अंडर ट्रायल में था। और वहीं आपका करीब करीब जो वर्तमान की हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में क्या है, आपका टोटल जो है वो आपके 80% हो गया। 6,10,000 टोटल प्रिजनर्स हैं, जिसमें से आपका 80% जो है अंडर ट्रायल के अंतर्गत में आते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसमें ये कहा गया है कि आप जो है जो ये पीएमएलए के अंतर्गत में जितने भी आप लोग जो लोगों को यहाँ पे प्रिजनर्स को आप कैद किए हुए होते हैं तो उनको भी यहाँ पे छोड़ने का प्रावधान होता है। तो ये प्रावधान आप बताओ भाई कि किस में होता है, तो हम उनको छोड़ें यार, कैसे छोड़ दें, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे आ रहे लोग, है ना, तो उनको छोड़ने के लिए होता है आपका सीआरपीसी की धारा 436A में ये मतलब कि ये बात कही जाती है कि आप उनको छोड़ सकते हैं, मतलब कि ऐसी ऐसी स्थितियों के अंतर्गत में। और क्या होता है, अभी हम लोग बता दें कि वर्ष 2016 में ये निर्णय आया था कि हम लोग करीब करीब 1557 अंडर ट्रायल्स फाउंड एलिजिबल फॉर रिलीज़, उनको 1557 केसेस को मतलब कि उनके जो प्रिजनर्स हैं उनको मान लीजिए छोड़ने का निर्णय आया था कि उनको अब आप छोड़ दीजिए, वो एलिजिबल है कि आप उनको अब क्या कर दीजिए कि आप उनको रिलीज़ कर दें। बाकी मात्र 436A के अंतर्गत में मात्र 929 लोगों को ही रिलीज़ किया गया था। तो ये क्या है, आपका हमारे प्रशासन का एक ढीलापन है कि भाई करीब इतने लोगों को अनुमति आया और आपने करीब करीब 929 लोगों को ही छोड़ा यार, है ना। ये क्या है, तो ऐसा करके कुछ मुद्दा आता है। और आगे हम लोग देखते जाएंगे कि इसमें कुछ ढीलापन आता जाएगा और ऐसे जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे कि लोग भी ख़त्म होते गए, है ना। और जो यहाँ पे जो लोग होते हैं जो मेंटली रूप से डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोग, तो वहाँ पे भी इस परिस्थिति के कारण भी वहाँ पे अननेचुरल डेथ भी वहाँ पे होता है, सुसाइड केसेस भी होते हैं, है ना। सुसाइड केसेस होते हैं। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनकी भी कमी होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। देयर वाज ओनली 1 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर एवरी 21,650 प्रिजनर, मतलब कि करीब करीब 22,000 जो कैदी होते हैं उनके लिए आपका एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उपस्थित होता है। तो ऐसे में दिक्कत होगा ही ना यार, है ना। जो मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आदमी, तो वो तो कैसे मतलब कि कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा जब आप उसकी समस्याओं को समझ ही नहीं पाएंगे। अब 22,000 लोगों का एक आदमी ठेका लिया हुआ है, तो कैसे आप उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, है ना। तो ऐसा ही अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आल्सो द एनसीआरबी हैज़ सेड द अबाउट 613 इंडिविजुअल विथ मेंटल इलनेस वर इन जेल 2016। तो एनसीआरबी ने यह रिपोर्ट दिया था 2016 में कि यहाँ पे भी करीब करीब 6,013 जो है मेंटल इलनेस से पीड़ित लोग मतलब कि जेल में रह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो क्या होता है कि हम लोग एक क्या बनाते हैं, हम लोगों ने जो प्रिजनर्स होते हैं, मतलब कि सॉरी जो ये प्रिजन रिफॉर्म के लिए जो जेल होता है, तो जेल रिफॉर्म के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हम लोगों ने न्यायाधीश अमित रॉय की
मतलब कि अध्यक्षता में हम लोगों ने ये क्या बनाया था, समिति बनाया था, जिसमें उन लोगों ने कुछ संशोधन, मतलब कि संशोधन नहीं, कुछ उन्होंने क्या किया था संशोधन नहीं बोलेंगे यार उसको, उन्होंने कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया था। रिकमेंडेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपना सुझाव दिया था। यस, तो सुझाव क्या क्या दिया था, फॉर ओवर क्राउडिंग, कि भैया ओवर क्राउडिंग बहुत है यार, है ना। फिर क्या कहा था कि लॉयर टू प्रिजनर्स रेशियो, बोला कि जो लॉयर्स और प्रिजनर्स का जो रेशियो है 1:30 करिए यार, बहुत ही लंबा रेशियो है, ऐसे में केसेस नहीं निपट पाएगा। बोला स्पेशल कोर्ट की स्थापना करिए। स्पेशल कोर्ट में होता ये है कि जो हम लोग जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनका निर्णय हम लोग बगल में कर लेते हैं, बड़े बड़े मुद्दों को हम लोग बड़े कोर्टों में जाते हैं, जिससे क्या होता है, भीड़ जो ये आपका क्राउडिंग की समस्या क्या होती है, ख़त्म होती है। और फॉर प्रिजनर्स, अभी अब हम लोगों ने प्रिजन के बारे में देख लिया कि प्रिजन में हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम चलाएंगे, है ना। अमित राय जी की समिति ने ऐसा कुछ कहा। और प्रिजन्स के लिए क्या कहा उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि देखिए क्या है कि आपका, उन्होंने भी इसमें लीगल एड की बात कही है आपका, है ना। आईसीटी के लिए बात कहा है कि यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर ट्रायल, मतलब कि आप जो ट्रायल के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करिए, ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि स्थिति को भी देखना है, अपने देश की स्थिति को भी देखना है। और आपका फिलिंग वैकेंसीज़, मतलब कि जो यहाँ पे जो रिक्त पद हैं उनको भी भरने का प्रयास करिए, और इसके माध्यम से संचालन सही तरीके से हो सकेगा यार, है ना। और अब बात ये आती है कि इसमें आपका जो पीएमएलए के अंतर्गत में क्या आता है कि कुछ आपके सॉरी हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल की हम लोग जब बात करते हैं तो जो ये प्रिजन का जो मुद्दा आता है, कैदियों का जो मुद्दा आता है, तो कैदी वाला जो मुद्दा होता है, प्रिजनर्स एंड प्रिजन्स जो होता है वो आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो जेल होता है, जेल आपका राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताइए, जो सूची होता है, लिस्ट होता है, तो लिस्ट संविधान की किस अनुसूची में होता है ना, किस अनुसूची में होता है, और लिस्ट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। और जेल को मैंने बता दी कि राज्य सूची के अंतर्गत में आता है ना। तो ऐसा कुछ हो गया। अब आगे, है ना, अंडर ट्रायल्स का मतलब आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मुद्दा हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला मुद्दा ये आता है आपका, किसके बारे में, आपका रिस्किंग ऑल फॉर द लव ऑफ अरावली। देखिए अरावली पर्वत के बारे में बात आती है, तो अरावली पर्वत के बारे में जब हम लोग के बारे में बात आती है, तो देखिए क्या हो चुका है कि जो करीब करीब अरावली पर्वत में माइनिंग बहुत खतरनाक समस्या में हो रहा है ना। माइनिंग वहाँ पे पूरे का वहाँ का कटाव पूरा का पूरा हो गया है। वहाँ हरियाणा राजस्थान साइड में पूरा का पूरा माइनिंग बहुत खतरनाक तरीके से वहाँ पे समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में बनी हुई हैं। तो इसके मात्रा में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, इसके अंदर की बात को हम लोग देखेंगे। तो अंदर की बात जब हम लोग जाते हैं, अंदर जब एंट्री मारेंगे तो देखते हैं होता क्या है अंदर। तो देखिए होता ये है कि अरावली रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है। इट रन्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि करीब करीब अधिकतम 670 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, मतलब करीब करीब 430 मील बोलेंगे हम लोग, है ना। और इसका जो आप लोग दिशा तो आप जान ही जाएंगे, मतलब इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, किस दिशा में ये लोग ये जाती है आपका, उत्तर पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब कि आपका उत्तर से उत्तर आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में ये एंट्री करती है, मतलब कि उत्तर पूर्व की ओर जाती है यहाँ से, और आपका इधर से आती है आपका दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, भाई उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हरियाणा और राजस्थान के बीच में स्थित है, हरियाणा राजस्थान और गुजरात में स्थित है, और आपको गुजरात में ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन गुरु शिखर, इसका जो हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसके हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर, है ना। तो इसमें बहुत सारी रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि आपका हम लोग लेंगे बानस हो गया, साहिबी रिवर हो गया, है ना, यमुना रिवर हो गया। तो ये सारी आपका नदियाँ हैं, और ये अधिकतम कहाँ पे जाती हैं आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ये क्या है आपका, यमुना नदी की पूरी सहायक नदियां हैं। एज वेल एज लूनी रिवर विच फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ, है ना। और जो क्या होती हैं, जो रन ऑफ कच्छ, मतलब कि कच्छ की खाड़ी की ओर कौन बहती है, आपका लूनी नदी बहती है। अरावली की हम लोग बात करेंगे, तो अरावली जो पर्वत होता है, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे होता है, दिल्ली में भी इसका विस्तार पाया जा रहा है, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में आपका 692 किलोमीटर का इसका एक्सपेंसन है ना। द माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 2 माउंटेन रेंज, एक होता है सांभर सिरोही रेंज एंड सांभर खेतरी रेंज, मतलब कि 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है ना। इसमें आपका क्या किया गया, बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें सिग्निफिकेंस, मतलब कि इससे कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं कि पे हमारे यहाँ बहुत सारे जो ये मतलब कि जैव स्थिति, मतलब कि जो जीवों का संरक्षण, वहाँ पे अधिक मात्रा में जीव बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। बाकी अभी वहाँ पे जो ये ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती है, उससे वहाँ का हनन हुआ होगा, है ना, हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं द रेंज
इज़ कंसिडर्ड द लंग्स ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड एयर ऑफ दिल्ली। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो दिल्ली का लंग्स किसे कहा जाता है, दिल्ली का लंग्स किस आपका पर्वत को कहा जाता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को आपका क्या कहा जाता है, आपका ये कहा जाता है लंग्स ऑफ दिल्ली, है ना। तो हजार्ड ऑफ माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग हो रही है तो इससे क्या होता है, मोर देन 25 and 31 हिल रेंज ऑफ अरावली इन राजस्थान एंड वेनिस्ड ड्यू टू इलीगल क्यूरिंग। तो राजस्थान में आपका 31 से अधिक जो वहाँ की जो हिल है, तो वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे आपका इलीगल क्वेरिंग यहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब वहाँ पे जो फ्लोरा, वहाँ पे जंतु और जो मतलब कि सॉरी पेड़ पौधे हैं और जंतु हैं, उनका भी वहाँ पे क्या हो गया, समापन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लेपर्ड हो गया, स्ट्रिप्ड हिनस हो गया, गोल्डन जैकल्स हो गया, नील गाय हो गई, पाम किवेट्स हो गई आपकी, है ना, और आपका वाइल्ड बोर हो गया। तो ऐसे कुछ हैं, तो इन सबको हम लोग देखेंगे। और अगला मुद्दा हम लोग देख लेते हैं कि अगला मुद्दा क्या है ना। अगला मुद्दा आता है आपका ये डेब्रीज फ्रॉम चाइनीज़ रॉकेट फॉल्स टू अर्थ। तो हुआ ये है कि चाइना, भाई चाइना है यार, है ना, तो चाइना का मान अधिक टिकाऊ नहीं होता है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो क्या हुआ है कि चाइना में क्या हुआ है कि आपका चाइना ने अभी एक ट्रायल किया और चाइना का एक मिसाइल हमारे भारत में गिरा। चूँकि ये क्या है कि चूँकि गिरा चाइना फ्रॉम डेब्रीज फ्रॉम चाइनाज रॉकेट फॉल्स टू अर्थ, सॉरी अर्थ में गिरा यार, है ना। अब मुझे नहीं पता, पहले पढ़ लेते हैं। नॉट शेयरिंग डिटेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स डिसेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्की सेज नासा। उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो गिरा हुआ है, जो इनका जो भी इन्होंने ट्रायल्स किया होगा, जो भी इनका डेब्रीज गिरा हुआ है, जो इन्होंने उपयोग किया होगा, तो अभी कहीं पे भी तो खतरा क्रिएट नहीं हुआ है। बाकी जब गिरेगा किसी के ऊपर तो नुकसान तो होगा, तो इस बात पे ध्यान दिया जाए, ये नासा ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोजर, ये जो एडिटोरियल है, इसके संबंध में मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कि यहाँ पे इस बात पर मतलब मुख्य रूप से बात किया गया है। देखिए क्या हो गया है कि जो यूरेशिया है, हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग को जब हमारा जो ट्रेड होता है ना, हम लोग जो ट्रेड करते हैं आपका रसिया के साथ में करते हैं हम लोग आपका, है ना, और अन्य देशों के साथ पे करते हैं। तो चूँकि हम लोग को एक जो रूट जो है हमारा एंट्री करने के लिए उन देशों में, तो क्या बहुत लेंदी है और बहुत कठिन समस्या भी होती है यार, बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पे खर्च भी लग जाता है और बहुत समय भी लग जाता है। और स्वेज नहर के माध्यम से हम लोग जाते हैं, चूँकि समय बहुत लगता है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोजर की। अब क्या हो गया भाई, अब हम लोग इसके माध्यम से यूरेशिया को पास में ले आएंगे। तो कैसे होगा, इसका एक मुद्दा हमारे सामने है, वो है आपका INSTC। इसका मतलब क्या होता है, INSTC का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, मैं ही आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है आपका, इसका है यार, याद नहीं आ रहा है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं यार, है ना। लिखा तो होगा, अभी थोड़ा मन में नहीं आ रहा है क्योंकि इसको थोड़ा लंबा है, मुझे याद है बट मोबाइल के सामने भी नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। INSTC का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए INSTC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, है ना। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मतलब कि आपका उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा, उसके संबंध में ये मुद्दा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि हम लोगों ने देखिए व्हाट इज़ चाबहार पोर्ट। तो देखिए चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, चाबहार पोर्ट हम लोगों ने चाबहार पोर्ट बनाया है, ईरान में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चाबहार पोर्ट हमारा है ना। गल्फ ऑफ ओमान में भी है वहाँ पे। इट इज़ ओनली ईरानियन पोर्ट विथ डायरेक्टली एक्सेस टू ओशियन। देखिए अब हम लोगों ने क्या किया है कि देखिए हम लोगों ने जो ये सिस्टम लेके आए हैं जो INSTC वाला, तो उसके संबंध में भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। नो अदर इंटरनेशनल पार्ट हैज़ सीन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड इंथुज़म फ्रॉम चाबहार एज इंडिया। मतलब कि जिस तरीके से भारत ने चाबहार में अपनी स्थिति मजबूत की है, अन्य की स्थिति कहीं पे भी इतनी अच्छी नहीं है। इट विल मेक वे फॉर इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अफगानिस्तान यूजिंग अ सी लैंड, है ना, सी लैंड रूट। इट विल मेक वे टू इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, है ना, टू अफगानिस्तान यूजिंग अ सी लैंड रूट। तो मतलब कि इसके लिए ये जो मुद्दा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी वो होगा। उन लोगों ने भाग नहीं लिया है हमारे साथ इसमें, ठीक है। तो ये उसके लिए कुछ कटाक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ये सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम लोग मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं, INSTC के बारे में बात करते हैं, मतलब कि द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोगों ने वर्ष 2000 में अपनाया था। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें आपका इंडिया, ईरान और रसिया, है ना। इंडिया, ईरान और रसिया इसमें मुख्य रूप से शामिल है आपका। और आपका देखिए क्या है कि इन सेंट पीटर्सबर्ग में एंड
subsequently included 10 other Central Asian and West Asian countries। इसमें आपका मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया के लगभग 10 देश शामिल हैं हमारे साथ। ये आपका INSTC में, जिसमें आपका अजरबैजान हो गया है ना, अजरबैजान हो गया, आपका अर्मेनिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान रिपब्लिक हो गया, तजाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया एंड बुल्गारिया एंड अदर ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हैं हमारे साथ INSTC में मिले हुए हैं। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे साथ नहीं मिला हुआ है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनको आप याद करिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस पेपर में ऐसे अच्छे से असम्बल करते हैं कि आप कभी कभी गलत कर डालेंगे, है ना। जो एलिमिनेशन कभी टेक्निक होता है, कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि हम लोग को इन मुद्दों को सही से याद करना पड़ता है ना। तो जब अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया। देखिए क्या होगा कि इसके माध्यम से हम लोग 7200 किलोमीटर का एक लॉन्ग मल्टी रोड नेटवर्क हम लोग चालू करेंगे, जो इसी पर रेल एंड रोड रूट्स से होगा। और इसके माध्यम से क्या होगा, करीब करीब हम लोग का 40 दिन, देखिए हम लोग पूरा पढ़ते हैं, रोड रूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लाइट्स एम्ड टू रिड्यूसिंग द कैरीज कॉस्ट बिटवीन। अब क्या होगा, हमारा जो कैरीज करीब करीब 30% हमारा जो क्या होगा, जो ये हमारा जो कैरिंग कॉस्ट लगता था, करीब करीब हमारा जो इनको ढोने का, माल ढोने का जो पैसा करीब करीब लगता था, उनका 30% कम लगेगा। बहुत है भाई, है ना। और क्या होगा, और 30% एंड ब्रिंगिंग डाउन द ट्रांजिट टाइम फॉर 40 डे बाई मोर देन हाफ। क्या होगा, और जो 40 दिन का कम समय लगेगा, 40 दिन का कम समय लगेगा, और हमका हमारे 30% खर्चे को बचा देगा। तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस, है ना। द रूट प्राइमरली इन्वॉल्व्स मूविंग फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, ईरान, अजरबैजान एंड रसिया। और जो ये जो रूट होगा ना, मुख्य रूप से क्या होगा, ये पहले इंडिया जाएगा, इंडिया से स्टार्ट होगा आपका ईरान की ओर, ईरान गया आपका, देखिए आपका ईरान जो अभी हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, उसके बगल में, ठीक, आई थिंक सो अगल बगल में है ना, वहीं पे है आपका ईरान, अजरबैजान, उसके कोने से आप घुसेंगे जब हम लोग, दिखाऊंगा भी, और रसिया हो गया। इस तरीके से हम लोग चले जाएंगे। मैं आपको पहले दिखा ही देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, हाँ ये हो गया हम लोग का, ये हो गया भारत से हम लोग मुंबई के माध्यम से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे आपका, ये जाएंगे ईरान में। ईरान से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये अलग है ना। ईरान से चाबहार पोर्ट गए, चाबहार ईरान के माध्यम से हम लोग, नहीं यार इसमें अच्छे से दिया नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए कि हमारा, हम लोग पहले कहाँ गए, हम लोग ईरान में गए, ईरान तेहरान, है ना। ईरान में जाने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अजरबैजान कहाँ पे लिखा हुआ है, ये अजरबैजान वाला हो गया। और इस तरीके से हम लोग मॉस्को पहुँच जाएंगे। पहले हम लोग आपका आएंगे, इसके माध्यम से हम लोग ईरान में आएंगे, ईरान के बाद से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ईरान के बाद हम लोग अजरबैजान में जाएंगे, और ईरान, अजरबैजान, पहले ईरान आएंगे, फिर आपका अजरबैजान जाएंगे, फिर आपका मॉस्को चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे तरीके से लिखा हुआ होगा, नहीं, और पहले हमारी लाइन क्या होती थी, पहले हमारा रूट बहुत लंबा होता था। पहले हम लोग यहाँ से मुड़ के एकदम पूरा का पूरा जाते थे, तो बहुत लंबा रूट हो जाता था, है ना, करीब करीब, है ना, 12,300 किलोमीटर। और अब रूट हो रहा है 7200 किलोमीटर, तो हमारा रूट क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, तो हमको फ़ायदा बहुत होगा यार, है ना। तो ये मुद्दे आते हैं भाई इसके समक्ष में, है ना। और हम लोग आगे देख लेते हैं, तो क्या है, देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो ईरान इज़ द की गेटवे टू द प्रोजेक्ट। तो ईरान है, तो जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट होगा, ये INSTC, उसके लिए क्या होगा, गेटवे वाला प्रोजेक्ट होगा। पहले आप ईरान में जाएंगे, देन आप अजरबैजान में जाएंगे। मैंने उसमें दिखाया है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखा, बाकी आप समझ गए होंगे। ईरान के बाद अजरबैजान, अजरबैजान के बाद आप मॉस्को में प्रवेश कर जाएंगे, और आसपास की जो कंट्रियाँ होंगी वो आपके रेलगाड़ी, शिप, इस सब के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट होगा आसानी से हो जाएगा भाई। देखो जितना घूमना पड़ता था हमको, वो बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा। करीब करीब हमको 30% का फ़ायदा होगा भाई, 30% कम लगेगा, बहुत होता है भाई। 100 करोड़ में 70 करोड़ ही लगेंगे, 30 करोड़ आपका बच जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, 100% में 70% ही लगेंगे, आपको 40 दिन का कम समय लगेगा। जो इन सबको यदि आप करते अभी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कुछ भी करते, तो आपको क्या होगा, आपको 40 दिन का कम समय लगेगा। तो ये है अब यहाँ पे, है ना। तो ये सब मुद्दे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थे, ऑब्जेक्टिव्स में थे, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉरिडोर इज़ टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी। इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि हम लोग जो ट्रेड कनेक्टिविटी है उसको हम लोग इंक्रीज़ करें, है ना, बिटवीन मेजर साइट्स। सच मतलब कि हम लोग कौन कौन से सिटीज़ को हम लोग जोड़ेंगे, मुंबई को जोड़ेंगे, मॉस्को रूस, आपका तेहरान ईरान, बाकू अजरबैजान, और आपका अस्त्रखान वहीं आसपास है। तो इन सबको हम लोग जोड़ेंगे और अपनी कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, और ट्रेड जो
रिलेटेड रिलेशन है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। सिग्निफिकेंस ये हम लोगों ने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स हमारे था, अब सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करेंगे। तो इट वुड बी प्रोवाइड एज अ वायबल एंड फेरियर अल्टरनेटिव टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हमारे लिए जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए हमारा ये अच्छा मतलब कि एक हथियार हो जाएगा और हम अपनी पॉलिसीज़ को सही तरीके से चला पाएंगे। बिना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हुए हम लोग जो है अपनी पॉलिसीज़ को हम लोग हेल्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्या आगे फर्दर इट विल इन्हेंस रीजनल कनेक्टिविटी, और जो क्षेत्रीय जो क्या है संबंध है, क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं तक है ना। और देखिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और साथ में आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और जो भी डाउट हो, क्यूरी हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आदाब, सत श्री अकाल, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ भाई, है ना।